नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम गंगा प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत गंगा प्राइम की बहुत बड़ी खबर से। गोरखपुर से सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको देंगे। एक बच्चे का अपहरण हुआ था और उसी मामले में कुछ खुलासे हुए हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बात कह रही है कि बच्चे का गला दबाया गया था। गला कसने की वजह से बच्चे की मौत हुई। 5 आरोपियों को अब तक पुलिस पकड़ पाई है, जबकि एक फरार बताया जा रहा। अभी तक मासूम को अगवा करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और ये चलन से शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कानपुर के बाद हमने गोंडा में देखा। गोंडा में हालांकि कामयाबी मिली, उसके बाद कानपुर देहात का प्रकरण और अब मुख्यमंत्री का क्षेत्र गोरखपुर, जहां पर बच्चे को मार डाला गया। बच्चे को मार दिया गया क्योंकि फिरौती की रकम नहीं मिली। पुलिस को सूचना दी गई थी। 24 घंटे के भीतर भले ही मामले का खुलासा कर दिया हो, लेकिन बच्चे को सकुशल वापस नहीं ला पाई पुलिस। बच्चे को बदमाशों ने, अपराधियों ने मार डाला। एक आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस दूसरी तरफ ये कह रही है कि हमने जल्द ही इस केस का खुलासा किया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या है, इस जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, सबसे पहले तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में बताइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा हुआ? देखिए, अभी हमारी एसओ से बात हो रही थी पिपराइच के, और उन्होंने साफ बताया है कि जो कल एसएसपी ने बयान दिया था कि गला कसने के निशान है गले पे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला कसने से ही मौत की पुष्टि हो रही है। और अभी इसको मासूम की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है और वहाँ पर क्रिमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। और थोड़ी ही देर बाद हम लोग अभी इसके आगे भी अपडेट देते रहेंगे कि क्या इसमें हो रहा है। ठीक है नीरज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। कानून व्यवस्था नाम में जरूर व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्थित ये व्यवस्था नहीं दिख रही है। दरअसल 5वीं क्लास में पढ़ने वाले मासूम बलराज का पहले अपहरण किया गया। 14 साल के इस मासूम को अगवा करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तेजी तो दिखाई, लेकिन 24 घंटे में अपराधियों के पकड़े जाने के पर भी मासूम की जिंदगी बच नहीं पाई। मासूम को पुलिस नहीं बचा पाई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक बताया जा रहा फरार है। एसएसपी की माने तो बच्चे के गले पर रस्सी के कसने के निशान मिले हैं और आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि गला कसने की वजह से बच्चे की मौत हुई। बाकी दूसरी तरफ परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। हमें इसमें लगातार गाइडेंस मिलता रहा। हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार इसमें लगे रहे कि कैसे भी करके हमें इस घटना को सामने लाना है। और हमने रातों रात इसमें कार्रवाई करते हुए आज दोपहर में हमें दयानंद नाम का व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ में ये सामने आया और उसने कबूला कि डेड बॉडी कहाँ पर है और कैसे मारा है। तो उसकी निशानदेही पर आज डेड बॉडी शाम को बरामद हुई, आपने देखा। और उसने पूरी घटनाक्रम यही बताई है कि कल दोपहर में उस बच्चे को वहाँ से उन्होंने उठाया। सभी लोग लोकल हैं यहाँ पर, आसपास के उसी गांव के रहने वाला एक जो निखिल भारती नाम का लड़का है, वो उसी के साथ रहता है। उसके साथ में ही इसको उठाया गया। साथ में अजय नाम के एक व्यक्ति के दुकान में उसको रखा गया और वहीं पर ही इसकी मर्डर कर दिया गया इन लोगों ने। और इसमें अभी 2 वांछित और हैं। कुल टोटल 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 3 जिसमें हत्या में शामिल रहे हैं और 2 का रोल जो है हमें अभी दिख रहा है सिम का प्रोवाइडर है। क्योंकि अभी ही घटना का खुलासा थोड़े घंटे हुए हैं, अभी विवेचना हमारी चल रही है और हम किसी को भी इसमें नहीं बख्शेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच में राजनीति शुरू हो गई। जरा ट्वीट आप देख लीजिए। ट्वीट किया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बॉर्डर ने और लिखा कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है, सवाल पूछा। आगे लिखती है कि क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने यह खबर नहीं जाती है। यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है। कासगंज में हत्याकांड हुआ है, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा कुछ और नहीं होता है। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। ट्वीट किए हैं प्रियंका गांधी बॉर्डर ने और ट्वीट करके उन्होंने गोरखपुर की इस घटना और कासगंज में घटित घटना का उल्लेख करते हुए लिखा कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है। आप देखिए, 26 जुलाई को दोपहर में 14 साल के मासूम बलराज का अपहरण हुआ। अगवा करने के बाद अपहरण के लिए अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगी 1 करोड़ रुपए की। खबर मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। खबर मिलते ही जांच शुरू की गई। पकड़े जाने के डर से मासूम को बेहोश किया गया। उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया उसको। हत्या के बाद आरोपियों ने मासूम के शव को फेंक दिया।
48 घंटे जगह 28 घंटे में घटना का खुलासा। पीड़ित परिवार वालों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। उसके बाद इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई, फटकार लगाई गई है अधिकारियों को, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए और इन अपहरणकर्ताओं पर एनएसए लगाया जा सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई राज्य सरकार करवाएगी। इस गोरखपुर मासूम हत्याकांड में ये अब तक का पूरा अपडेट और जानकारी शुरुआत से कि क्या क्या घटनाक्रम घटा, किस तरह से घटा, वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच गाजियाबाद पत्रकार हत्याकांड पर एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि फरार आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यही एक बड़ी खबर है। आकाश बिहारी, वही बदमाश जिसने पत्रकार को गोली मारी थी, वो फरार चल रहा है। आकाश बिहारी अभी तक फरार है और उस पर 25,000 का इनाम रख दिया गया। 20 जुलाई को पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारी गई थी। इलाज के वक्त विक्रम जोशी ने दम तोड़ दिया था और अब इस मामले में आपको ये जानकारी देते हैं कि इनाम घोषित किया गया है। 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। यही इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुख्य आरोपी फरार है। बदमाश आकाश बिहारी पुलिस की कानून के लंबे हाथों से बहुत दूर है, इसीलिए पुलिस अब लोगों की मदद भी लेना चाहती है कि जिस किसी को भी मिलेगा या कोई इसके बारे में सूचना देगा तो उसको 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 25,000 का इनाम इस बदमाश आकाश बिहारी पर रखा गया है। ये फरार है बदमाश। 20 जुलाई को पत्रकार को मारा गया था। छेड़खानी का विरोध करने पर उनको गोली मारी गई और पुलिस वालों की मिलीभगत, पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की, वक्त पर कार्रवाई नहीं की, इस तरह की सारी चीजें उजागर हुई, सामने आई। और इस मामले में ये बड़ी खबर आपको देते हैं कि जो मुख्य आरोपी है, फरार बदमाश है आकाश बिहारी, उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। विपिन हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, 25,000 का इनाम घोषित किया गया। इसके अलावा इनाम घोषित करने के अलावा पुलिस की कितनी टीमें लगी हुए हैं जो इस आकाश बिहारी को ढूंढने के का काम करेगी? क्या कोई जांच कर भी रहा है या फिर मीडिया ने खबरें दिखाना छोड़ दिया तो पुलिस वालों ने भी काम करना बंद कर दिया? देखिए, बड़ा दुखद हादसा हुआ था ये 20 तारीख की देर रात, जब युवा पत्रकार साथी विक्रम जोशी को गोली मारी गई थी। उसके बाद लगातार लापरवाही सामने आई थी पुलिस की। एबीपी गंगा ने खासतौर से सबसे ज्यादा दिखाया था कि किस तरीके से पुलिस की लापरवाही से एक पत्रकार की जान गई है। इसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। 3 उसमें नामजद थे जो परिजनों ने लिखाए थे। उनमें से एक नामजद आकाश बिहारी भी था, जिसको अब तक पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। अब पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा कर दी है। विजयनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच 2 टीमें आकाश बिहारी के जो संभावित इलाके हो सकते हैं, जहां वो हो सकता है, वहां लगातार तबीज दे रहे हैं, लेकिन नाकामी है पुलिस की, जो अभी तक आकाश बिहारी को पकड़ने में विफल ही साबित हुए हैं। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पहले विकास दुबे वो भागता फिरा दूसरे प्रदेश से मिला और आकाश बिहारी का कुछ अता पता नहीं, इसलिए 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। लखनऊ से अब बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। माध्यमिक शिक्षक, उनके दस्तावेजों की जांच होगी, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके पीछे की वजह आप अलग अलग वक्त में अलग अलग प्रकरण उजागर हुए कि कैसे घपलेबाजी हुई, अनियमितताएं बरती गई, भर्तियां नियुक्तियां हुई। 4,000 माध्यमिक शिक्षकों के कागजातों की जांच होगी। अलग अलग स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को लेकर ये जांच होगी। यूपी सरकार को एक जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अनामिका फर्जी कांड सामने आने के बाद ये टीम गठित की गई है। और ज्यादा अपडेट्स और जानकारियों के साथ संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, 4,000 शिक्षकों की बताया जा रहा है कि ये कागजात जांच करने वाली है। किस जिले से शुरुआत होगी, किस स्कूल से शुरुआत होगी और ये टीम कितनी बड़ी है जो जांच करने वाली डॉक्यूमेंट्स की? कितना वक्त ये लगाएगी इन डॉक्यूमेंट्स की जांच करने में? ये प्रक्रिया कितने लंबे वक्त की होगी? देखिए, हर जिले में एक अलग से टीम बनाई गई है। जिला स्तर पर डीआईएस और जो जिला विद्यालय निरीक्षक अगर कह रहे हैं तो वहाँ पर शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उनको डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। जिस तरीके से गोंडा के अनामिका शुक्ला मामले में एक अनामिका शुक्ला के दस्तावेज पर करीब दर्जन भर अनामिका शुक्ला नौकरी कर रही थी, उसके बाद से ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ता गया। सरकार को इसकी जाँच एसटीएफ से करानी पड़ी। उसके साथ ही तमाम जिलों में जो फर्जी शिक्षक हैं उनकी धरपकड़ शुरू हो गई। तो इसके बाद से अब ये तय किया गया है कि आज से उत्तर प्रदेश के हर जिले में
जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। यानी कि जब उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था उस समय उनके डॉक्यूमेंट्स क्या थे वो सरकार के पास है, उसकी फोटोकॉपी, और जो मौजूदा वक्त में वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएंगे उनका मिलान कराया जाएगा और साथ ही उसकी सत्यता भी जांची जाएगी। क्योंकि अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया होगा तो जाहिर है कि उसने अनामिका शुक्ला की तर्ज पर किसी और के डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, लेकिन उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभवतः नहीं होंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक जांच शुरू कर दी गई है। आज से हर जिले में यह जांच होगी और उसके बाद सभी जिलों से जांच होने के बाद सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि ये जो शिक्षक हैं, करीब 4000 से ज़्यादा शिक्षक हैं जो इस जांच के दायरे में हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स चेक होने हैं और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, अमूमन नौकरी से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन ये सिर्फ फर्जी शिक्षकों की शिनाख्त करने के लिए एक ड्राइव चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है जो हर जिले में शुरू होगा। जी संतोष, आप हमारे साथ बने रहे। अगली बड़ी खबर पर हम आपके पास लौटेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये अमूमन नियुक्तियों से पहले होता था, लेकिन स्थितियां इतनी बिगड़ी हुई हैं कि भर्तियां हैं, नियुक्तियां हो रखी हैं, वो पढ़ा भी रहे और अब उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी सिलसिलेवार। तो कोरोना के चलते लखनऊ में आज सभी अदालतें बंद रहेंगी और वहां पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। दरअसल डिस्ट्रिक्ट जज की नजारत में काम करने वाला कर्मचारी कोरोना का पॉजिटिव मिला, जिसके बाद से 48 घंटे के लिए कोर्ट परिसर बंद रहने वाला है। और संतोष, इस खबर पर हमारे संवाददाता आपको और ज्यादा अपडेट्स और जानकारी देंगे। संतोष, कोर्ट बताया जा रहा है कि बंद रहेंगे, सैनिटाइजेशन का काम होगा। बिल्कुल, आज लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन में जितनी भी कोर्ट हैं वो बंद होंगी आज और कल, यानी मंगलवार और बुधवार को कोई कामकाज नहीं होगा। 48 घंटे तक कोर्ट परिसर को बंद करके सैनिटाइज किया जाएगा। दरअसल तहसील स्तर पर नजारत विभाग एक होता है जो डॉक्यूमेंट्स को रखता है, ज़मीनों के जो दस्तावेज हैं उनको रखता है, कोर्ट से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है। उसी विभाग के कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है, उसके बाद से 48 घंटे के लिए कोर्ट परिसर बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे जो कोर्ट परिसर को बंद करने का फैसला लिया गया, उससे अयोध्या प्रकरण की जो विशेष अदालत है सीबीआई की, वो और ट्रिब्यूनल, इन दोनों को अलग रखा गया है। इसी के चलते आज अयोध्या प्रकरण में सुनवाई जारी रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आखिरी गवाह की बयान दर्ज होंगे। वहीं ट्रिब्यूनल के जो जज हैं वो फैसला लेंगे कि उनको कोर्ट चलानी है कि नहीं। यानी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन में जितनी भी कोर्ट हैं, चाहे वो तहसील स्तर की हो या चाहे जितने भी स्तर की हों, वो सभी कोर्ट परिसर बंद रहेंगे और वो 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम होगा ताकि जो कोरोना का संक्रमित मरीज आया है, उसके कांटेक्ट में लोग आए हैं, जो दफ्तर में अगर कोरोना संक्रमण फैला हो तो उसको निष्क्रिय किया जा सके। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अयोध्या प्रकरण और ट्रिब्यूनल को छोड़कर अदालतें बंद रहने वाली हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां पर जिंदा जलकर दंपति की मौत हुई है। दुकान में आग को बुझाते वक्त ये दंपति बताया जा रहा है कि झुलस गए थे और अब की मौत की सूचना मिल रही है। दंपति की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। किशनपुर के नरौली गांव की घटना है, जहां पर दुकान में आग लगी और आग को बुझाने की कोशिश दंपति ने की, लेकिन आग में वो खुद भी झुलस गए, बुरी तरह से झुलस गए और अपनी जिंदगी खो बैठे हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है, जिंदा जलकर दंपति की मौत हो गई है। इलाके में इससे हड़कंप मच गया। किशनपुर के नरौली गांव का मामला है, जब दुकान में आग लगता देख खुद ही उसको बुझाने की कोशिश की, अपने स्तर पर बुझाने की कोशिश की, लेकिन दंपति बुझा तो नहीं पाया, लेकिन उन आग की लपटों में खुद वो घिर गए। उन आग की लपटों में वो खुद जल गए, बुरी तरह से झुलसे और उसके बाद दम तोड़ दिया दंपति ने। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको दे दे, राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को दान मिला है और इस बार मुरारी बापू ने 5 करोड़ रुपए दान का ऐलान किया है। 5 करोड़ रुपए मुरारी बापू दान करेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 5 करोड़ का दान। मुरारी बापू की बात करें तो वो कथावाचक हैं, बेहद प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा सुनने के लिए उनके लाखों भक्त पहुंचते हैं और उन्होंने 5 करोड़ का दान देने का ऐलान किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर ये, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उसको ये 5 करोड़ का दान देंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का कहना है कि जो लोग राम मंदिर में दान दे रहे हैं वो सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दें, सोना या चांदी ना दें। अनेक श्रद्धालु चांदी की शिलाएं लेकर अयोध्या आ रहे हैं। दिसंबर जनवरी में
हमने इसको बहुत सामान्य घटना के रूप में लिया, लेकिन धीरे धीरे चांदी की ईंट लेकर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी, टेलीफोन आने वालों की संख्या और बढ़ गई। बैंक भी चिंतित हुआ कि हम अपने यहाँ कहां से इतना बड़ा लॉकर लाएंगे। कुछ लोगों ने सोना दान करने की बात की। आखिर इनकी गुणवत्ता की जांच कहां से होगी, इनकी तौल कहां से होगी। आज मंदिर निर्माण के लिए केवल बैंक में धन चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में आज नहीं सोच सकते। इसलिए जो बंधु समाज से अपने पास से चांदी दे रहे हैं, मेरा ऐसे तमाम भक्तों से निवेदन है वो उस चांदी के समान रुपया बैंक अकाउंट में जमा करें। धन्यवाद। अयोध्या से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए शैलेश चंपत राय कह रहे हैं कि सोना या चांदी अगर आप लोग देते हैं तो उसकी हम गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे, हम उसको रखेंगे कहाँ। ये इस वक्त बड़ी समस्या और इस वक्त हमें पैसों की आवश्यकता है, यानी कि लोग बड़ी संख्या में शिलाएं लेकर पहुंच रहे हैं चांदी की या सोने की। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, जो बात कही है ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वो बहुत ही जेन्युइन लगती है इस माहौल में, क्योंकि जो मंदिर का निर्माण होना है उसके लिए धन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इससे पहले अगर हम देखें, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उन्होंने चांदी की यहाँ पर ईंटें जो शिलाएं हैं वो देने के लिए कहा था। लेकिन चलिए, अगर एक व्यक्ति जो खुद ट्रस्ट का अध्यक्ष देता है ठीक है, लेकिन अब उसके बाद हमने देखा कि लगातार देश भर से जो साधु संत हैं, इसके अलावा अन्य लोग हैं, वो भी चांदी की ईंटें लेके आ रहा है, कोई चांदी की सामान बाकी लेकर आ रहा है। खुद जो ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, उन्होंने बताया कि अयोध्या में जो भूमि पूजन का अवसर है, इसको लेकर भी बहुत सारे संतों ने संपर्क किया और वो यहाँ पर चांदी की ईंटें लेकर आएंगे। तो समस्या वाकई में बहुत बड़ी है। समस्या सिर्फ ये नहीं कि वो ईंट लेकर आएंगे, धन नहीं लाएंगे, ये कि उन ईंटों को संभाला कहाँ जाएगा, आखिर कितने लॉकर की व्यवस्था की जाएगी इसके लिए। दूसरा, अगर ईंट आती है तो उसकी वाकई में गुणवत्ता क्या होगी, फिर अगर इसे पैसे इसके बदले चाहिए तो उन ईंटों को बेचने की व्यवस्था। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो लोग दान कर रहे हैं वो अगर उसी ईंट के बराबर जो मूल्य है अगर उसको बैंक अकाउंट में देंगे तो निश्चित रूप से जो भवन निर्माण का कार्य है मंदिर के, वो तेज हो सकेगा। धन जितना ज़्यादा, जितनी जल्दी आएगा उतनी तेज़ी से काम को कराया जा सकता है। तो निश्चित रूप से यही वजह है जो महासचिव जो है चंपत राय, उन्होंने अपील की है कि जितने मूल्य का आप ईंट दे रहे हैं, अगर उतना ही मूल्य यहाँ पर बैंक अकाउंट में दिया जाए तो फायदेमंद होगा। दूसरी एक चीज़, जब चांदी की तौल के लिए यहाँ पर ईंट दिया जाएगा तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए ये लोग उसको रखते हैं कहीं पर तो बैंक लॉकर का खर्च बढ़ेगा ट्रस्ट के ऊपर। दूसरी चीज़, अगर उस ईंट को बेचते हैं तो भी कुछ कटौती होगी बाजार में जो उसके मूल्य मिलेगा। लेकिन अगर वही लोग ईंट खरीदने की जगह, बनवाने की जगह सीधे पैसा देंगे तो वो आर्थिक रूप से कई तरह से फायदेमंद होगा। एक तो जितना मूल्य है वो पूरा मूल्य मंदिर निर्माण के लिए बैंक खाते में आएगा। दूसरा, जो ईंट को संभालने के लिए लॉकर में खर्च करना पड़ने की दिक्कत आ सकती है, वो पैसा ट्रस्ट का बचेगा। तो हर तरह से अगर देखें तो आर्थिक रूप से ये बेहतर होगा, फायदेमंद होगा लोगों के लिए भी, श्रद्धालुओं के लिए भी, कि वो बैंक खातों में सीधे पैसा दें। इसीलिए ये अपील की गई है। राजीव जी, शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो लोगों से ये अपील की गई है कि आप इस वक्त ज़रूरत पैसों की है, आप पैसा दें, सोने और चांदी की शिलाएं नहीं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना की महामारी में मुश्किलों का सामना कर रहे यूपी के वकीलों के लिए राहत भरी खबर है। यूपी के वकीलों का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव अगर आ तो पॉजिटिव आने पर सूबे में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था यानी यूपी बार काउंसिल उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवाएगा। आर्थिक मदद पाने के लिए पीड़ित वकीलों की तरफ से उनके परिवार के किसी भी सदस्य या परिचित को बार काउंसिल में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ उस बार काउंसिल की संतुति भी लगानी होगी जहां पर वकील रजिस्टर्ड होकर प्रैक्टिस करते थे। वकीलों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने का फैसला यूपी बार काउंसिल की बैठक में लिया गया। बैठक में कहा गया कि कोरोना काल में अदालतें बंद होने से वकीलों की आमदनी वैसे ही बंद हो गई है। कोरोना से पीड़ित होने के बाद वकील 3 से 4 हफ्ते तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और साथ ही उन्हें खुद और परिवार का भी इलाज कराना पड़ सकता है। ऐसे में यूपी के जो भी वकील कोरोना की चपेट में आएंगे, बार काउंसिल उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवाएगा।
बार काउंसिल यूपी के माननीय सदस्यों के निवेदन पर अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति रूल 40, जिसका ऑफिस हमारे प्रांगण में ही है, उसके अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी हैं। उन्होंने अपने सदस्यों से परामर्श करके ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के जो भी अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको त्वरित सहायता के रूप में 25,000 रुपये अविलंब भुगतान किया जाएगा। और मोहम्मद मोइन इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज़्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। मोइन, कहीं ना कहीं सराहनीय कदम, क्योंकि अधिवक्ताओं को जो बीमार होंगे ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा आस अगर किसी से होंगी या तो सरकार से होंगी या अपने लोगों से होगी, और ऐसे वक्त में बार काउंसिल उनके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, ये एक आईना दिखाने का काम किया है यूपी बार काउंसिल ने कि हमें इस मुश्किल दौर में सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि अपने बीच के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जिन्हें आर्थिक या दूसरे किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि इस तरह की महामारी के मुश्किल वक्त में जो है सबको मिलजुल कर ही काम करना होगा। आपको बता दें कि बार काउंसिल ने यह फैसला कल की बैठक में लिया है। इसके साथ साथ अगली बैठक में 2 और अहम फैसले लिए जाने हैं। पहला ये कि अगर कोविड की बीमारी से किसी वकील की डेथ हो जाती है इलाज के दौरान, या ठीक होने पर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा जो लॉकडाउन के दौरान तमाम वकीलों का रोजगार ठप हो गया था, तमाम लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया था, तो बहुत बड़ी संख्या में वकीलों ने बार काउंसिल से मदद की गुहार लगाई थी, उसको एप्लीकेशन मंगाई थी यूपी बार काउंसिल ने। तो अब उस पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है और बहुत जल्द ही तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए की रकम वो रिलीज की जाएगी और उन्हें जो संबंधित बार एसोसिएशन है, चाहे जिले की बार एसोसिएशन हो, चाहे हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन हो, उनके माध्यम से ये जो 10.5 करोड़ की सहायता राशि है वो वकीलों के बीच बांटी जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बार काउंसिल ने इस मुश्किल वक्त में न सिर्फ अपने साथियों की मदद करने का फैसला किया है, बल्कि दूसरे लोगों को ये सीख भी दी है कि अकेले सरकार के भरोसे न बैठे। आपसे खुद भी जो कुछ तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और आप भी जो जरूरतमंद अगर आपको इर्द गिर्द नजर आता है उसकी मदद आप जरूर करें, उसमें पीछे ना हटें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के उस पार मेरे साथ देखिए पहाड़ प्रभात।